हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों, भारत में सिर्फ धर्म ही अलग नहीं है, बहुत सारे धर्म के साथ साथ बहुत सारी मिट्टी भी पाई जाती है। और उस मिट्टी का कैसे हम उपयोग करके अलग अलग फसल उगाते हैं और क्यों उगाते हैं, क्योंकि हर फसल का एक अपना बेसिक नीड होता है दोस्तों। और उस बेसिक नीड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं। उस मिनरल्स का क्या काम है हमारे पौधों के लिए, उसके बारे में सब कुछ डिटेल बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे को बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्लांट जो होते हैं अपने फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है अपने फूड को बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्लांट की जरूरत होती है वो होती है CO2 की, और उसको चाहिए होती है पानी की जरूरत पड़ती है। तो CO2 तो हम उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, और H2O जो होता है हमें उसको देना पड़ता है बाहर से, वो जो है ज़मीन के अंदर से वो अपने एब्जॉर्ब करती है रूट के थ्रू उसको। अब दोस्तों, इस खाना को फूड को प्रिपेयर करने के जैसे इंसानों को कुकिंग करनी पड़ती है और एनर्जी हीट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट को भी CO2 और H2O को मिलाकर ग्लूकोज बनाना होता है। ग्लूकोज दोस्तों होता है C6H12O6। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, CO2 और H2O कहीं बनाकर C6H12O6 बना हुआ है, इसमें कोई और मिनरल अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, इस मैटर को बनाने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है प्लांट को दोस्तों? वो मिलती है सनलाइट से। सनलाइट जो होता है, सूर्य उदय जब होती है तो वहाँ से सनलाइट पेड़ को मिल जाती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है अपने पत्तों के थ्रू, और वो हीट को यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करती है दिन में। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सारे फूड प्रिपरेशन प्रोसेस में कहीं भी कोई एक्स्ट्रा एटम की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी एक्स्ट्रा मैटर की कंपाउंड की जरूरत नहीं पड़ी है प्लांट को इस सारे फूड को प्रिपेयर करने में। जैसा कि हम मिनरल प्रोवाइड कराते हैं पेड़ पौधों को अपने खेतों में, यूरिया देना पड़ता है नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम भी देना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। लेकिन सारे फूड प्रोसेस में तो हम कहीं भी ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा कि जो नाइट्रोजन हो, पोटेशियम हो और फास्फोरस जैसा कोई कंपोनेंट ये यूज कर रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्या जरूरत पड़ती है इन सारी मिनरल्स की प्लांट्स को, उसको हम एक एक करके समझाएंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पाई जाती है जगह जगह पे, उन सॉइल्स में कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल होती है और उन सॉइल में कौन कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं। क्योंकि कुछ प्लांट्स को सोडियम की जरूरत पड़ती है, कुछ प्लांट्स को नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों की जरूरत पड़ती है। तो एक एक करके हम सब कुछ आपको डिटेल समझाएंगे कि इन जो एक्स्ट्रा मिनरल्स है, कंपाउंड है, उनका प्लांट में क्या यूज होता है और उससे क्या प्लांट अपने आप को यूज करके अपनी चीज़ों को क्या बनाती है। दोस्तों, प्लांट से कुछ बेसिक नीड्स होती है, उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके बिना प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर सकती। इसमें से दोस्तों 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पहला है इसमें दोस्तों नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस और तीसरा है पोटेशियम। दोस्तों, ये NPK नाम से जानते हैं। NPK जो होता है ट्री न्यूट्रिएंट्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। दोस्तों, एक एक करके हम सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे, इनका क्या योगदान है प्लांट के ग्रोथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कंपाउंड की, वो है नाइट्रोजन। यूरिया के फॉर्म में हम जो किसान अपने खेत में यूज करता है यूरिया, उससे क्या मिलता है? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया का यूज करता है। तो नाइट्रोजन जो होता है प्लांट के लिए कैसे बेनिफिशियल, उसको समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको बनाना था, अपना फूड प्रिपेयर करना था कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर को यूज करके ग्लूकोज, लेकिन इस प्रोसेस में उसको हीट की जरूरत पड़ी थी जो कि वो सनलाइट से यूज कर रही थी। अब सनलाइट जो है डायरेक्ट प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे कि हमारा स्किन पे हमें अगर एनर्जी डायरेक्ट यूज होने लगता है तो फिर भी हमें भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरह इंसान सनलाइट को यूज नहीं कर पाती, उसी तरह प्लांट भी डायरेक्ट यूज नहीं कर पाती। उसको प्रोसेस को, हीट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को यूज करना होता है अपने पत्तों के थ्रू। तो उस पत्तों में एक क्लोरोफिल कंपाउंड होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं पत्तों में, हर जिसकी वजह से वो प्लांट ग्रीन दिखता है। वो क्या करते हैं दोस्तों, ये जो ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोफिल, और जो सनलाइट आती है ऊपर से, तो उसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। एक रोबिस्कस नाम की चीज़ होती है, एक कंपाउंड होता है, वो क्या करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको हीट को अपने ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करती है। तो दोस्तों, जब तक प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी रहेगी, वो सनलाइट को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और अपने खाना को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, पका नहीं पाएगा। जैसे इंसान को खाना पकाने के लिए प्रॉपर हीटिंग की जरूरत पड़ती है कुकर में, उसी तरह पौधे को जो होता है हीट को यूज करने के लिए, प्रॉपर अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने फूड को प्रिपेयर कर सके। दोस्तों, जब तक नाइट्रोजन नहीं रहेगा, प्रॉपर्ली हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती प्लांट और वो अपने फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। यही कारण दोस्तों, सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ जो यूज होता है प्लांट के अंदर किसी खेती में, वो नाइट्रोजन दिया जाता है, ताकि जब खेत में जो फसल कमजोर होती है तो किसान यूज करता है नाइट्रोजन, ताकि नाइट्रोजन ज़्यादा ज़्यादा उसके बॉडी में चला जाए प्लांट के, और वो ज़्यादा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके अपने पौधों को स्ट्रांग कर सके, एनर्जी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस दोस्तों क्या है? एक इंपॉर्टेंट ऐसा मिनरल है जिसके बिना कोई भी ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट या सीड डेवलपमेंट नहीं होता। फास्फोरस सिर्फ पेड़ के ऊपरी भाग को ही नहीं बढ़ाती बल्कि रूट को भी स्ट्रांग करती है, और जितना ज़्यादा रूट स्ट्रांग होता है पेड़ उतना मजबूत होता है और उतना ज़्यादा मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर पाती है।
तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा काम दोस्तों क्या है, जहाँ पे जो पेड़ कमजोर होती है, जिसका रूट कमजोर होता है या पेड़ की पत्तियां कमजोर लग दिखती हैं, समझ जाइए कि वहाँ पे जेनेटिकल प्रॉब्लम है, मतलब सेल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो फास्फोरस का यही काम है दोस्तों कि पूरी बॉडी को जो है स्ट्रांग बनाए रखना और बॉडी का सेल डेवलप करना। तो दोस्तों बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम दोस्तों डिनोट करते हैं हम कैसे, इसको पोटास भी कहा जाता है। तो दोस्तों मिनरल जो होता है उसमें एक पोटास मिनरल भी होता है, जिसके बिना कोई भी सॉइल कमजोर हो जाता है, वहाँ पे प्लांट ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों पोटास एक पाउडर भी मार्केट में आता है, जो कि मैन्योर के फॉर्म में आता है और किसान उसको पोटास पाउडर अपने खेत में यूज करता है। तो दोस्तों पोटेशियम का क्या काम है पोटास का, उसको समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, जिसको बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, उसी तरह दोस्तों प्लांट्स के अंदर कोई भी बाहरी बीमारी, जैसे अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है या बाहर से कोई वीड अटैक होता है, तो उसको लड़ने के लिए उसको इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ती है, वो काम करता है पोटेशियम। तो पोटेशियम जिस प्लांट्स के अंदर होता है वो बाहरी बीमारी से लड़ पाता है, लेकिन जैसे जैसे पोटेशियम कमी हो जाती है और जब भी कोई अटैक होता है किसी बाहरी बीमारी का, तो उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं और भूरे होने लगते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, फार्मर्स पोटास पाउडर यूज करते हैं और पोटेशियम की मात्रा बढ़ते ही उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है प्लांट्स की, और वो जो है फिर से ग्रीन होने लगता है और वो अपने जो है तो बीमारी से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों पोटेशियम का सिर्फ इतना ही काम है कि इन जो बाहरी कमजोरियों से लड़ने के लिए वो अपनी बॉडी को अपनी स्ट्रांग करती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखी रहती है। तो दोस्तों बात करें कि कौन कौन से सॉइल इंडिया में पाई जाती है और उनके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल्स की, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी में बता दूं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। तो मतलब दोस्तों इंडिया का जो सबसे ज़्यादा सॉइल जो है वो फर्टाइल लैंड से भरा हुआ है। तो क्योंकि दोस्तों एलुवियल सॉइल का मतलब होता है वो मिट्टी जो नदियों के द्वारा अलग अलग कण को डिपॉजिट करके एक जगह जो इकट्ठा कर दे, उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो या एलुवियल सॉइल जो बनता है वो कैसे बनता है, वो नदियों के द्वारा पानी के द्वारा बहुत सारे अलग छोटे छोटे मिट्टी के द्वारा इकट्ठा करने के बाद जो मिट्टी बनती है उसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। तो जब नदियाँ अलग अलग जगहों से बहते हुए अलग अलग पदार्थ अपने साथ बहाते लाएगी और एक जगह पर लाकर छोड़ देगी, तो जहाँ पे वो लैंड बनेगा उस लैंड के अंदर हर एक तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि नदी ऑलरेडी हर जगह से अलग अलग मिनरल्स अपने साथ लाकर एक जगह डिपॉजिट करती। सबसे ज़्यादा फर्टाइल इसीलिए एलुवियल सॉइल को माना जाता है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता भी है। यही कारण दोस्तों इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो होता है एलुवियल सॉइल पे ही की जाती है। जैसा कि दोस्तों ये इंडिया का मैप है, अब जहाँ जहाँ नदी होगा वहाँ पे एलुवियल सॉइल आपको मिलेगा। दोस्तों यमुना गंगा हिमालय पर्वत से निकलकर यूपी बिहार से और बंगाल के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम सिर्फ इंडिया इतना था। हिमालय पर्वत का जब ग्रोथ नहीं शुरू नहीं हुआ था, तब जाके ये चट्टान जो है तिब्बत के प्लेट्यू से लड़ती है और यहाँ पर जो बीच में जो गड्ढा रहता है उसमें मिट्टी भरने लगती है। तो जो मिट्टी भर के आई है उसमें एलुवियल सॉइल होता है। तो ऑटोमेटिक जो है दोस्तों यूपी बिहार बंगाल का जो क्षेत्र है एलुवियल सॉइल से भर जाता है। बंगाल दोस्तों जो है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की बात करें और बांग्लादेश की बात करें, तो ये दोनों जो है एक समय गड्ढा था। यहाँ पर भी गंगा यमुना मिलकर सारे अपने साथ कर एलुवियल सॉइल्स को भरते भरते आज वहाँ पे एक लैंड फॉर्म है। और आज भी दोस्तों जो है बांग्लादेश या कोलकाता का जो क्षेत्र है वो लैंड सी की तरफ बढ़ती जा रही है। और ये हमारे कंट्री के लिए अच्छी बात है कि हमारा कंट्री आज ग्रो कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। दोस्तों सॉइल्स के अंदर सारे पदार्थ होते हैं जो कि हमने अभी बेसिक मिनरल्स की बात की था कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, उसमें से फॉस्फोरस और पोटेशियम तो एलुवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से नाइट्रोजन दोस्तों हर एक सॉइल में बहुत कम ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, ना कि सॉइल्स के अंदर। तो इस एरिया में यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, पंजाब का जो क्षेत्र है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और यहीं सबसे ज़्यादा यूरिया का यूज होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी है वहाँ पे इन एलुवियल सॉइल्स के अंदर। इसीलिए तो दोस्तों अगर फसल की बात करें तो एलुवियल सॉइल में कोई भी फसल हम उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की मिनरल्स अवेलेबल है। तो अगर क्लाइमेट कंडीशन परमिट करती है तो दोस्तों कोई भी फसल उगाया जा सकता है इस एरिया में। तो यही कारण दोस्तों यूपी बिहार और पंजाब के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की खेती और शुगर केन की खेती होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल वाली क्रॉप उगाए जा सकते हैं और यही कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा यही क्रॉप यहाँ पे की फार्मिंग होती है। और दोस्तों अगर बात करें क्षेत्र की तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ पे जहाँ पे नदी होगा वहाँ पे एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट होगा। तो यूपी बिहार का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ हैं दोस्तों वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे डिपॉजिट होगी एलुवियल सॉइल्स की। यहाँ पे दोस्तों साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे गोदावरी नदी की जो डेल्टा है वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स है। कावेरी नदी जो तमिलनाडु के आसपास एरिया में है वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स का। दोस्तों अगर बात करें ब्लैक सॉइल की, इसका नाम ही काली मिट्टी है, मतलब दोस्तों इसका कलर जो है ब्लैक सॉइल है, मतलब ब्लैक कलर की होती है। दोस्तों ये काली क्यों होती है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। दोस्तों इंडिया में जो है ये वाला पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू उसको कहते हैं, मतलब साउथ इंडिया का जो पूरा का पूरा पार्ट है ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। ये दोस्तों क्या है, जब इंडिया का जब पृथ्वी जब बनी थी उस टाइम इस एरिया में भूकंप
भूकंप के साथ साथ बहुत सारी ज्वालामुखी उद्गार होते थे। जो ज्वालामुखी से दोस्तों नीचे से पूरा आग निकल के पूरे ऊपर आते थे। जब आग वाला दोस्तों पूरा काला काला जला हुआ पूरा मिट्टी ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो एरिया अभी है दोस्तों ये पूरा चट्टान है, काले रंग के चट्टानों से भरा हुआ है। और इसलिए दोस्तों जब ये मिट्टी जो है काले रंग का, ये पहाड़ है सब के साथ पूरा एरिया जो चट्टान जो है काले रंग से भरा हुआ है, काला सॉइल से। अब जब बारिश होती है तो सारा का सारा ये दोस्तों ये भर का पूरा एक लैंडफॉर्म बनाता है, जिसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है इसके अंदर क्या क्या पाए जाएंगे। दोस्तों अगर जैसा कि मैंने बताया कि ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ, मतलब कि जमीन के नीचे से आया होता है। जमीन के नीचे दोस्तों आयरन निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है, जो भी मेटल होता है जमीन के नीचे पाया जाता है। तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये जनरल बात है कि जब जमीन के नीचे से कोई चीज़ निकलेगा तो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो बाहर आएंगी। तो भी ब्लैक सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम, मतलब कि सारे मेटल अवेलेबल है। लेकिन मिनरल्स की बात करें तो नाइट्रोजन गायब, पूरा फॉस्फोरस गायब है, कोई पोटास नहीं। तो जो भी जरूरत थी सर दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो बेसिक नीड है प्लांट्स का उस पर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों गायब है ब्लैक सॉइल से। जब ब्लैक सॉइल से तीनों चीज़ गायब है तो दोस्तों क्या होगा कि इसमें खेती करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की सबसे जो बेसिक नीड है नाइट्रोजन वो है नहीं। तो यहाँ पे एक अलग तरह का प्लांट है, एक खेती होती है, उसको कहते हैं कॉटन। कॉटन एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जो एयर से अपने आप को नाइट्रोजन लेकर अपना फूड प्रोडक्शन कर पाती है। यही कहा दोस्तों साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन होती है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा दोस्तों कॉटन की खेती होती है। और कुछ अगर हम नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सके तो गन्ने की खेती आजकल बहुत जोर से इस एरिया में महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती भी अब की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी के साथ साथ यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन खाद्य पदार्थ यूज करके इस सॉइल्स में गेहूँ के साथ साथ और ये शुगर केन भी प्रोडक्शन बढ़ रही है। दोस्तों बात करते हैं रेड सॉइल की। रेड सॉइल मतलब दोस्तों लाल मिट्टी। इसका भी नाम लाल इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसका कलर जो है रेड है। रेड क्यों कलर है दोस्तों, इसको हम बताते हैं। दोस्तों ये जो सॉइल होता है यहाँ पे चट्टानों से जो एरिया से जो ये डेक्कन प्लेट्यू हो इसके आसपास का जो एरिया है इधर तो पूरा ब्लैक सॉइल है, लेकिन जब बारिश होने की वजह से ये डिपॉजिट जो पत्थरें हैं टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े में बह जाती हैं। तो जिसमें दोस्तों मैं बताया था कि ब्लैक सॉइल के अंदर सारे आयरन, मैग्नीशियम और सारे मेटल्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब आयरन जो होता है ब्रेक करके वॉश आउट करके नदियों के द्वारा जगह निचले हिस्सों में लाके डिपॉजिट होता है, तो उस एरिया में हर तरह के मिनरल के साथ रेड सॉइल जो है एल्यूमिनियम के साथ साथ आयरन ऑक्साइड जो है बना लेती है। आयरन ऑक्साइड मतलब दोस्तों लोहे की जो है एक परत बना लेती है उसकी सॉइल्स के अंदर। तो वो कलर जो होता है रेड कलर सिर्फ आयरन की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से दिखने लगती है सॉइल जैसे। दोस्तों अब इसमें खेती की बात करें तो रेड सॉइल में खेती चाहे तो हम गेहूं की कर सकते हैं, शुगर केन कर सकते हैं, राइस की भी कर सकते हैं अगर पानी हो तो। दोस्तों साउथ इंडिया में पानी की कमी है तो वहाँ पे हम खेती गेहूं की कर सकते हैं लेकिन चावल की नहीं कर सकते। तो क्या करना है वहाँ पे दोस्तों, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे साउथ में सबसे ज़्यादा खेती किसकी की जाती है, जहाँ पे रेड सॉइल पता है वहाँ पे शुगर केन और बनाना की। दोस्तों साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा केला की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि हाईली न्यूट्रिएंट्स सॉइल होता है रेड सॉइल। इसमें आयरन के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है। तो जो बड़े पेड़ होते हैं जैसा कि बनाना होता है, शुगर केन होता है, जितने बड़े पत्ते होंगे सबसे जितने बड़े पेड़ होंगे उसमें उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। तो खेती वहीं पे की जाती है जिसकी वहाँ पे चांसेस हो। तो साउथ इंडिया में इतने ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल है तो वहाँ पे बनाना खेती इजीली की जाती है और इसीलिए दोस्तों साउथ इंडिया में केले की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। दोस्तों लेटराइट सॉइल की बात है। लेटराइट सॉइल के दोस्तों हिंदी में लेटराइट ही कहा जाता है क्योंकि लेटराइट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो ईंटे से बनी हो। लेटर का मतलब दोस्तों होता है ईटा, तो मतलब एक ऐसा मिट्टी जो ईंटे की तरह कठोर हो उसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। दोस्तों ये कैसे बनता है, मान लीजिए दोस्तों एलुवियल सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, कोई भी सॉइल है जहाँ पे सब हर तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है। जब दोस्तों मिट्टी के अंदर बारिश होने लगेगी, ढेर सारे बहाव आएंगे तो मिट्टी में जो भी पदार्थ होंगे अच्छे से मिनरल्स होंगे वो वॉश हो जाएंगे, मतलब कि वो बह जाएंगे। उसको कहते हैं दोस्तों लीचिंग। तो अधिक बारिश की वजह से जब ढेर सारे मिनरल्स बह जाए मिट्टी में से और सिर्फ क्ले वाला पार्ट बच जाए जो बेकार हो, उसको कहते हैं दोस्तों लेटराइट सॉइल। अब यही कारण दोस्तों लेटराइट सॉइल जो है कि सबसे कम फर्टाइल होता है। तो दोस्तों मिट्टी के अंदर सबसे कम फर्टाइल कोई मिट्टी होती है तो है लेटराइट सॉइल। दोस्तों लेटराइट सॉइल एक टाइम पे जो मिनरल से भरा था, अधिक बारिश की वजह से वहाँ पे जो मिट्टी का जो फर्टिलिटी है जीरो हो जाती है, तो उसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। और उसमें सिर्फ जब मिनरल और सैंड निकल जाता है तो सिर्फ बचा है क्ले वाला पार्ट। तो जो क्ले होता है दोस्तों बहुत सूखने पे एकदम हार्ड होता है सीमेंट की तरफ। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इस मिट्टी को सिर्फ ईंटें बनाने, मतलब कि अगर गीला करके सुखा दे तो वो ईंटे की तरफ पत्थर हो जाता है। तो दोस्तों इसको ब्रिक जैसा पकाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली लोग ईंट काट के अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ब्रिक एज ए ब्रिक। तो दोस्तों लेटराइट जो सॉइल है इसमें खेती की बात करें तो जब मिनरल बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर मिनरल्स है, तो खेती करना नामुमकिन है। हाँ थोड़े बहुत जो नेचुरल एयर से जो
नाइट्रोजन इस्तेमाल करके अपने को प्रोडक्शन कर सके, ऐसा क्रॉप जो लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं, जैसा कि पी नट, ये सब जो कैसी नट, ये सब जो होता है एयर से नाइट्रोजन डायरेक्ट लेकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और अपने आप को प्रोडक्ट कर पाते हैं। ऐसा ही क्रॉप यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल में जो होता है पी वगैरह जैसे दाल वगैरह की खेती थोड़ी बहुत की जाती है, इसके अलावा इसमें खेती पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर बात करें कि लेटराइट सॉइल किस भाग में, इंडिया में किस एरिया में पाया जाता है, तो दोस्तों अगर आपको ज्योग्राफी पता है इंडिया का कि कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। तो दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा मिट्टी जो होगी वॉश आउट होगी बारिश के पानी से और उसका मिनरल कम होता जाएगा। तो दोस्तों चेरापूंजी एक एरिया, मेघालय के चट्टान के एरिया, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में होता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक बात है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ की मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा वॉश आउट होगी। तो इस एरिया में लेटराइट सॉइल पाई जाती है, मेघालय के एरिया में। दोस्तों ये तमिलनाडु के एक कुछ कोरोमंडल एरिया है जहाँ पे जब साउथ ईस्ट मानसून रिटर्न होती है, बारिश, ये ठंड का टाइम जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में, तो मानसून रिटर्न होती है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश करती है। और यही कहा दोस्तों ये वाला एरिया जो है वॉश आउट हो जाता है, यहाँ का मिनरल जो है वॉश हो जाता है यार, यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। थोड़ा बहुत दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती भी होती है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे इतना बारिश होने की वजह से यहाँ पे भी लेटराइट सॉइल का पाया जाना पॉसिबल हो गया है, इसलिए यहाँ भी सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं डिजर्ट सॉइल की। डिजर्ट सॉइल दोस्तों कहते हैं मरुस्थल मिट्टी, मतलब कि दोस्तों एरिड मतलब जहाँ पे दोस्तों बालू हो उस एरिया को कहते हैं डिजर्ट सॉइल। दोस्तों डिजर्ट सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे एब्सेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे बारिश नहीं है, मतलब वाटर नहीं है, बेसिक नीड वाटर होता है, वाटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी होती है, मरुस्थल जो बालू का एरिया होता है, उसमें पानी ना होने की वजह से उसमें बहुत सारे नमक इकट्ठा होते जाता है। नमक क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये क्या होता है दोस्तों, पत्थरों से, चट्टानों से ये नमक निकलता है, उसमें मिलता जाता है। लेकिन बारिश होता है तो बहुत सारी जगहों पर बाकी सॉइल में भी नमक अवेलेबल होता है, लेकिन बारिश के साथ साथ वो नमक घुल कर बह जाती है। लेकिन एरी सॉइल जो होता है बालू वाला क्षेत्र में, बारिश ना होने की वजह से वहाँ का जो नमक होता है वहीं पर रह जाता है और उसका जो एल्कलिनिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब जहाँ पे नमक ज़्यादा हो वहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों यही कारण है कि अगर पानी आ भी जाए थोड़े टाइम के लिए तो वहाँ पे हम खेती ज़्यादा नहीं कर पा सकते, क्योंकि अल्कलिनिटी जो है वहाँ की सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है। और मिनरल में अगर बात करें दोस्तों तो वहाँ पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सब चूना बनता है कैल्शियम से। तो दोस्तों जैसी बारिश होती है तो ज़मीन के नीचे इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि वो पानी पाकर वो कंकड़ बना देता है। तो कंकड़ पर खेती करना कितना आसान होगा वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों खेती सिर्फ मिट्टी की क्वालिटी के साथ साथ उसमें ईजी कितना हो वो भी डिपेंड करता है। तो कंकर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर खेती करना पॉसिबिलिटी नहीं होगा। यही कहा दोस्तों, जब राजस्थान में कभी कभी बारिश हो जाती है तो कंकर नीचे जो कैल्शियम होता है वो चूना जो है वो बनाता जाता है जिप्सम पानी पाके। तो जब जिप्सम बन जाता है तो वहाँ का लेयर नीचे 1-2 फीट के नीचे जो होता है कैल्शियम का एक लेयर बन जाता है और पानी जो है जब सतह से नीचे नहीं जा पाता, ज़मीन के अंदर सोख नहीं पाता और सारा का सारा पानी जो होता है दोस्तों ऊपर ही रह जाता है और बाढ़ जैसा क्षेत्र संभावित हो जाता है। यही कारण दोस्तों जयपुर जैसे एरिया में जब बारिश होती है कभी कभी तो पूरा का पूरा एरिया डूब जाता है और लोग कहते हैं कि राजस्थान में बाढ़ आ गया। तो दोस्तों बाढ़ आने का कारण यही है कि क्योंकि कैल्शियम का एक बहुत सारा लेयर होता है और वो पानी नीचे नहीं सूखने जाता है। और दोस्तों जब पानी नहीं सूखेगा जमीन के नीचे तो वाटर लेवल जो होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी बढ़ेगा नहीं। तो जब बारिश का पानी नीचे नहीं जाएगा तो ग्राउंड ऑटोमेटिक रिफिल कैसे होगा? इसी कारण दोस्तों वहाँ एक तो बारिश कम होती है और जमीन के नीचे भी पानी नहीं होता। इसलिए दोस्तों पानी के संकट जैसे राजस्थान एरिया में आज हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो दोस्तों खेती की बात करें तो बहुत सारे एरिया जो है राजस्थान में पानी जो है कैनाल के थ्रू, मतलब कि नहरों के थ्रू सरकार पहुंचा रही है और उस एरिया में खेती पॉसिबल हो रही है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी थी, मिनरल तो अवेलेबल था। तो दोस्तों गंगा एरिया जो है, ये जो है एरिया दोस्तों राजस्थान का, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे खेती गेहूँ के साथ साथ बाकी अनाजों का भी खेती हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल का जो इंडिया ने भारत सरकार ने ये पंजाब से निकाल के एक नहर निकाला है इंदिरा गांधी कैनाल, उसकी मदद से पूरा पश्चिमी राजस्थान जो है दोस्तों खेती कर पा रही है, क्योंकि उसके सॉइल में अंदर बहुत सारे मिनरल अवेलेबल है, बस पानी की जरूरत थी और वो पानी दोस्तों कैनाल के थ्रू मिल रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा मरुस्थल एरिया में खेती के पॉसिबिलिटीज़। अब हम बात करें दोस्तों माउंटेन सॉइल्स की। तो दोस्तों अगर माउंटेन सॉइल्स की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं माउंटेन सॉइल्स। दोस्तों जाहिर सी बात है जो माउंटेन्स होगा वो ऊपरी सतह पे स्लोप जैसा बना होगा, स्लोप होगा। अगर बारिश होती भी यहाँ पे है तो पानी यहाँ से मिनरल्स निकाल के नीचे लेके चली जाएगी, ना कि यहाँ पे रोकेगी। तो दोस्तों मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स माउंटेन सॉइल्स में बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि जो भी मिनरल्स अंदर आएगी वो वॉश आउट होकर चली जाती है पानी के साथ नीचे। तो दोस्तों ऊपर जो है रॉक के अंदर जो भी मिनरल्स होगी, मेटल्स होगी, उसी के सहारे थोड़ी बहुत उसकी खेती की जा सकती है। तो दोस्तों जो पहाड़ पे जो पेड़ होते हैं उनसे कुछ पत्ते गिरते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, जो पत्तियाँ गिरते जाएंगी वो सड़कर मिट्टी में थोड़ा सा
खाद का काम करती है और इसके अलावा इसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते। दोस्तों इस अगर पहाड़ों पे खेती करनी है तो वहाँ पे हाई मैन्योर डालना पड़ेगा, मतलब कि जब से ज़्यादा खाद की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों पहाड़ों पे ऐसी फसलें उगाई जाती है जो कि कम से कम फर्टाइल लैंड की जो उसकी ज़रूरत पड़े और उसमें कम से कम खाद डालनी पड़े। तो दोस्तों कुछ खाद की मदद से वहाँ पे चाय कॉफ़ी की खेती की जाती है, इसके अलावा कोई और खेती नहीं की जाती। हाँ कुछ हद तक जहाँ पे थोड़ा सा लैंड को काट कर स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं दोस्तों, स्टेम फार्मिंग कहते हैं, इसमें क्या दोस्तों लैंड को हम काट करके थोड़ा सा इस तरह डिपॉजिट कर देते हैं और वहाँ पे एक मैदान बना देते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा बहुत गेहूं की खेती आलू की खेती कर पाते हैं, वहाँ पे ठंडा का एरिया पाया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा माउंटेन्स पे कोई भी खेती पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ की सॉइल कंडीशन परमिट नहीं करता कि बाकी की खेती मिनरल लेस एरिया में कर सके। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।